उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। वह विरोध में चिल्ला नहीं रही थी। उसने बस अपना हिजाब गलत तरीके से पहना था और इसी वजह से महसा अमीनी को ईरान की नैतिकता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वह कभी जीवित बाहर नहीं आ पाई। उसकी मौत ने विरोध प्रदर्शनों की एक लहर छेड़ दी। यह केवल हिजाब कानूनों के खिलाफ नहीं था, बल्कि इस्लामी दुनिया भर में लाखों महिलाओं द्वारा साझा किए गए एक गहरे दर्द के खिलाफ था। क्योंकि महसा के साथ जो हुआ वह कोई अपवाद नहीं था, ये एक नियम बन चुका है। तेहरान से काबुल तक और रियाद तक महिलाओं को चुप कराया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है और मिटाया जा रहा है। विदेशी दुश्मनों द्वारा नहीं, बल्कि उनके अपने ही सिस्टम द्वारा। और यह सिर्फ मानवाधिकारों का मामला नहीं है, यह पतन के बारे में है। क्योंकि जब कोई सभ्यता अपनी आधी आबादी को दबाती है तो वह सिर्फ क्षमता नहीं खोती, वह अपना भविष्य खो देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं का शोषण अक्सर छिपा हुआ, अक्सर उचित ठहराया गया, कैसे चुपचाप इस्लामी दुनिया के भीतर सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक बनता जा रहा है और क्यों यह उसे भीतर से तोड़ने वाली चीज साबित हो सकता है। यह एक देश की एक महिला की कहानी नहीं है, यह एक सभ्यतागत संकट है जो पूरे महाद्वीपों में फैल रहा है, जबकि दुनिया का अधिकांश हिस्सा दूसरी ओर देख रहा है। अभी सैकड़ों करोड़ों महिलाएं ऐसी व्यवस्थाओं के तहत जी रही हैं जो उनके अस्तित्व के हर पहलू को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। वे क्या पहनती हैं, वे कहां जाती हैं, वे किससे शादी करती हैं, क्या वे काम कर सकती हैं, क्या वे पढ़ सकती हैं, क्या वे किसी पुरुष की अनुमति के बिना बाहर कदम रख सकती हैं। ईरान में नैतिकता पुलिस सड़कों पर गश्त करती है और ऐसी महिलाओं का शिकार करती है जिनके हिजाब थोड़े पीछे खिसक गए हों। वे युवा महिलाओं को वैन में घसीटते हैं, वे उन्हें हिरासत केंद्रों में पीटते हैं और कभी कभी, जैसा कि दुनिया ने महसा अमीनी के साथ देखा, वे उन्हें मार डालते हैं, फिर उनकी मौत के बारे में झूठ बोलते हैं। अफगानिस्तान में सशस्त्र तालिबानी लड़ाके स्कूल के गेट के बाहर पहरा देते हैं और उन डरी हुई लड़कियों को लौटा देते हैं जिन्होंने छठी कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने का अक्षम्य अपराध किया है। इन पुरुषों, जिनमें से कई खुद बमुश्किल साक्षर हैं, ने तय किया है कि महिलाओं का दिमाग खतरनाक होता है। पाकिस्तान, यमन और यहां तक कि तथाकथित उदारवादी जॉर्डन के कुछ हिस्सों में पिता और भाई अपनी ही बेटियों और बहनों की हत्या कर देते हैं और अदालतें उन्हें नरमी से देखती हैं। वे इसे इज्जत कहते हैं, वे इसे पारिवारिक मामला मानते हैं और हत्यारे आजाद घूमते हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, हिंसा अथक है और इसका औचित्य लगभग हमेशा एक ही होता है। हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी पवित्र जीवन शैली की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक क्रूर विडंबना है जिसे ये शासन देखने से इनकार करते हैं। वे कुछ भी बचा नहीं रहे हैं, वे सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपनी आधी आबादी को चुप करा देते हैं तो आप सिर्फ उनकी आवाजें नहीं खोते, आप उन डॉक्टरों को खो देते हैं जो बीमारियों का इलाज कर सकते थे, उन इंजीनियरों को खो देते हैं जो बुनियादी ढांचा बना सकते थे, उन शिक्षकों को खो देते हैं जो साक्षर और सक्षम बच्चों का पालन पोषण कर सकते थे, उन उद्यमियों को खो देते हैं जो रोजगार और धन पैदा कर सकते थे, उन माताओं को खो देते हैं जो ऐसे बेटों को बड़ा कर सकती थीं जो वास्तव में महिलाओं का सम्मान करते। आप अपना पूरा भविष्य खो देते हैं और इस नुकसान की एक कीमत होती है, एक ऐसी कीमत जो पहले से ही खून, गरीबी और पतन के रूप में चुकाई जा रही है। आइए पैसों का हिसाब देखें, क्योंकि व्यवस्थित महिला उत्पीड़न की मूर्खता को कठोर आर्थिक सच्चाई से बेहतर और कुछ भी उजागर नहीं करता। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम है। 2022 में विश्व बैंक ने बताया कि इस क्षेत्र में कामकाजी उम्र की केवल 19% महिलाएं ही कार्यरत थीं या सक्रिय रूप से काम की तलाश में थीं, सिर्फ 19%। वैश्विक औसत लगभग 48% है। यह मध्य पूर्व द्वारा हासिल की गई दर से 2 गुना से भी अधिक है। कुछ देशों में तो यह और भी बदतर है। मिस्र में यह सिर्फ 15% है, इराक में 11% है। जॉर्डन में लगभग 100% साक्षरता दर होने के बावजूद महिलाओं की श्रम भागीदारी दयनीय 15% पर अटकी हुई है। सोचिए इन आंकड़ों का क्या मतलब है। काहिरा या बगदाद की एक सड़क की कल्पना कीजिए। आप जितनी 5 महिलाओं को देखते हैं, उनमें से 4 औपचारिक अर्थव्यवस्था से पूरी तरह बाहर हैं। इसलिए नहीं कि उनमें शिक्षा की कमी है,
बल्कि इसलिए कि कानूनों, रीति रिवाजों और उन्हें लागू करने वालों ने तय किया है कि एक महिला का उचित स्थान अदृश्य और आर्थिक रूप से बेकार है। परिणाम, पूरे देश अपनी आधी क्षमता पर काम कर रहे हैं। विचारधारा से गला घोंटी गई अर्थव्यवस्थाएं और बेरोजगारी के आंकड़े निंदनीय हैं। उन अरब महिलाओं में जो वास्तव में कार्यबल में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, बेरोजगारी 42.5% है, जो महिलाओं के लिए वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक है। लेकिन आर्थिक रूप से यह आत्मविनाश अफगानिस्तान से ज्यादा कहीं भी विनाशकारी नहीं है। जब अगस्त 2021 में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया, तो उन्होंने सिर्फ सरकार पर ही कब्जा नहीं किया, उन्होंने महिलाओं के आर्थिक अस्तित्व पर एक पूर्ण युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने महिलाओं को अधिकांश रोजगारों से प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने व्यवसायों को बंद कर दिया। उन्होंने देश की आधी आबादी को सार्वजनिक जीवन से बस गायब हो जाने को कहा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार महिलाओं को रोजगार से प्रतिबंधित करने से अफगानिस्तान को हर साल $1 अरब का नुकसान होता है। यह देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5% है, जो वाष्पीकृत हो गया। लाखों अफगान भूखे मर रहे हैं, जबकि इसे चरमपंथ के लिए बलिदान कर दिया गया। लेकिन यह और भी बुरा होता जाता है। यूनिसेफ का अनुमान है कि अफगान लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय से बाहर रखने से देश को वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2.5% का नुकसान होता है। यदि वे 3 मिलियन लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी कर पातीं और अंततः कार्यबल में शामिल होतीं, तो वे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में कम से कम $5.4 अरब का योगदान दे सकती थीं। इसके बजाय वे घरों में बैठी हैं, साल दर साल अपने भविष्य को घुलते हुए देख रही हैं, एक ऐसी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं जो शायद कभी ना आए। और अफगानिस्तान पहले से ही पृथ्वी के सबसे गरीब देशों में से एक था। अब 2/3 आबादी को सिर्फ जीवित रहने के लिए आपातकालीन मानवीय सहायता की आवश्यकता है। लगभग 97% अफगान गरीबी रेखा से नीचे गिरने के जोखिम में हैं। हताश परिवारों द्वारा बच्चों को बेचा जा रहा है। और इस आपदा पर तालिबान की प्रतिक्रिया, और अधिक महिलाओं पर प्रतिबंध लगाओ और अधिक दरवाजे बंद करो, शिकंजा और कस दो। लेकिन यह सब जिस बात से और भी आक्रोशित करता है वह यह है, हमारे पास प्रमाण है, अकाट्य प्रमाण, कि विपरीत दृष्टिकोण वास्तव में काम करता है। बांग्लादेश को देखिए, एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र जिसने एक अलग चुनाव किया। बांग्लादेश ने लड़कियों की शिक्षा में भारी निवेश किया। उन्होंने आर्थिक द्वार खोले। परिणाम खुद बोलते हैं। 2003 में महिला कार्यबल भागीदारी 10% से बढ़कर 2016 तक 26% से अधिक हो गई। अर्थव्यवस्था में उछाल आया। सालाना 6 से 7% की वृद्धि हुई। गरीबी कम हुई। बांग्लादेश विकासशील दुनिया की महान सफल कहानियों में से एक बन गया। अब इसकी तुलना पाकिस्तान से करें। समान आबादी, समान संसाधन। पाकिस्तान ने महिलाओं को हाशिए पर रखा। महिला कार्यबल भागीदारी लगभग 22% पर स्थिर रही। आर्थिक विकास कमजोर और अनिश्चित। एक देश ने अपनी महिलाओं को अपनाया और आगे बढ़ा, दूसरा उन्हें दबाता रहा और पीछे रह गया। समान धर्म, समान क्षेत्र, विपरीत परिणाम। यहां तक कि सऊदी अरब, वह देश जिसने कभी महिलाओं को गाड़ी चलाने से मना किया था और उन्हें वस्तुतः कुछ भी करने के लिए पुरुष की अनुमति लेने की आवश्यकता थी, ने भी यह बात समझ ली है। विजन 2030 सुधार कार्यक्रम के तहत राज्य ने महिलाओं को कार्यबल में लाने के लिए आक्रामक रूप से जोर दिया है। 2024 के अंत तक महिला श्रम भागीदारी लगभग 20% से बढ़कर 36% से अधिक हो गई है। सऊदी महिलाएं अब इंजीनियर, फाइनेंसर, पुलिस अधिकारी और उद्यमी के रूप में काम करती हैं। सरकार खुले तौर पर कहती है कि महिलाओं को सशक्त बनाना आर्थिक अस्तित्व और तेल पर निर्भरता से विविधता लाने के लिए आवश्यक है। तो सबूत बहुत ज्यादा हैं। पैटर्न अकाट्य है। आर्थिक गणित बेरहमी से सरल है। जो राष्ट्र महिलाओं को शामिल करते हैं वे समृद्ध होते हैं, जो उन्हें बाहर करते हैं वे पतन और विनाश की ओर बढ़ते हैं। और फिर भी अफगानिस्तान और ईरान और दर्जनों अन्य स्थानों पर उत्पीड़न जारी है। प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं। हिंसा तेज होती जा रही है, जो एक वास्तव में भयावह प्रश्न खड़ा करता है। यदि आर्थिक क्षति पहले ही इतनी विनाशकारी है, तो यह अगली पीढ़ी के साथ क्या कर रहा है? उन समाजों का क्या होता है जो आज न केवल महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, बल्कि व्यवस्थित रूप से कल की किसी भी प्रगति की संभावना को भी नष्ट कर देते हैं?
इसका जवाब हर समझदार व्यक्ति को रात भर जगाए रखना चाहिए। अफगानिस्तान ने एक ऐसी विशिष्टता हासिल कर ली है जो पूरी दुनिया को भयभीत कर देनी चाहिए। यह अब पृथ्वी पर एकमात्र देश है, 155 देशों में से अकेला, जो आधिकारिक तौर पर लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। हतोत्साहित नहीं, अपर्याप्त वित्त पोषित नहीं, प्रतिबंधित, निषिद्ध, आपराधिक घोषित। 2024 तक 104 मिलियन अफगान लड़कियां जिन्हें मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में जाना चाहिए, इसके बजाय अपने घरों में कैद हैं। उनकी पाठ्यपुस्तकें छीन ली गई हैं, उनके स्कूलों पर ताले लगा दिए गए हैं, उनके शिक्षकों को चुप रहने या निर्वासन के लिए धमकाया गया है और उनके मस्तिष्क, तेज, जिज्ञासु, ज्ञान के भूखे, जानबूझकर सुनियोजित तरीके से बर्बाद किए जा रहे हैं। इसके परिणाम अफगान समाज की हर परत में धीमे गति से गिरते डोमिनोज की तरह फैल रहे हैं। बाल विवाह महामारी के स्तर तक बढ़ गए हैं। तालिबान के कब्जे से पहले अध्ययनों से पता चला था कि लगभग 28% अफगान लड़दहचकियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती थी। यह भी पहले से ही भयावह था, लेकिन 2023 तक स्थानीय शोध संगठनों ने पाया कि सर्वेक्षण की गई 70% युवा महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से उन लड़कियों को जाना जिन्हें वयस्क होने से पहले शादी के लिए मजबूर किया गया था। 70%। जो परिवार अब अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं कर सकते, वे उन्हें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भीतर से चरमरा रही है। महिलाओं को विश्वविद्यालयों से प्रतिबंधित करने के साथ अफगानिस्तान में महिला डॉक्टरों, नर्सों और दाइयों की तेजी से कमी हो रही है। एक गहरे रूढ़िवादी समाज में जहां धार्मिक प्रतिबंधों के कारण पुरुष चिकित्सक अक्सर महिला रोगियों की जांच नहीं कर सकते, यह एक असंभव जानलेवा स्थिति पैदा करता है। जिन महिलाओं की स्थिति का इलाज संभव है, वे मर रही हैं क्योंकि किसी को भी उनका इलाज करने की अनुमति नहीं है। मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है। सामान्य प्रसव में होने वाले बच्चों की भी मृत्यु हो रही है। और तालिबान के दिसंबर 2024 के उस आदेश ने, जिसमें महिलाओं को चिकित्सा या दाई का अध्ययन करने से प्रतिबंधित किया गया, अंतिम बचे दरवाजों में से एक को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। वे सिर्फ लड़कियों को शिक्षा से वंचित नहीं कर रहे हैं, वे एक ऐसी पीढ़ीगत त्रासदी को जन्म दे रहे हैं जिसकी गूंज दशकों, शायद सदियों तक सुनाई देगी। और जहां अफगानिस्तान सबसे चरम मामला प्रस्तुत करता है, वहीं वह अकेला नहीं है। ईरान के धर्मशास्त्रीय शासन ने 4 दशकों से अधिक समय से व्यवस्थित रूप से इस बात पर प्रतिबंध लगाया है कि महिलाएं क्या पढ़ सकती हैं, वे कहां काम कर सकती हैं, वे कैसे कपड़े पहन सकती हैं और क्या वे सार्वजनिक स्थानों में सार्थक रूप से मौजूद रह सकती हैं। विश्वविद्यालय महिलाओं को दर्जनों शैक्षणिक विषयों से प्रतिबंधित करते हैं। कैंपस के ड्रेस कोड को निलंबन और निष्कासन के साथ लागू किया जाता है और निगरानी राज्य हर साल और अधिक परिष्कृत होता जा रहा है। चेहरे की पहचान करने वाले कैमरे, AI संचालित निगरानी ऐप, मुखबिर नेटवर्क जो पड़ोसियों को पड़ोसियों के खिलाफ खड़ा करते हैं। लेकिन शायद मार्च 2002 में मक्का में हुई घटना से बढ़कर कोई भी एक घटना महिलाओं को नियंत्रित करने के इस जुनून की पूर्ण सनक को इतनी अच्छी तरह से नहीं दर्शाती। एक लड़कियों के स्कूल में आग लग गई, लपटें तेजी से फैल गईं। छात्रों, भयभीत किशोर लड़कियों ने अपनी जान बचाने के लिए जलती हुई इमारत से भागने की कोशिश की, लेकिन धार्मिक पुलिस ने निकास मार्ग बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि लड़कियों ने अपनी अनिवार्य काले रंग की अबाया और हिजाब नहीं पहने थे। वे ठीक से ढकी हुई नहीं थीं और मुतावा सऊदी अरब के धार्मिक प्रवर्तकों की विकृत सोच में इन बच्चों के लिए सही कपड़ों के बिना सार्वजनिक रूप से देखे जाने से बेहतर था कि वे जिंदा जल जाएं। उस दिन 14 लड़कियों की मृत्यु हो गई। 14 बच्चे दुर्घटना से नहीं बल्कि नीति के कारण जलकर मर गए। आग से नहीं बल्कि कट्टरता से मारे गए। उन्हें सिर्फ इसलिए बलिदान कर दिया गया क्योंकि उनके बालों को ढकना उनकी जान बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। उस एक घटना ने वैश्विक आक्रोश जगाया होता, इसने बड़े सुधारों को जन्म दिया होता। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ होना चाहिए था। इसके बजाय ये एक फुटनोट बन गया जिसे दुनिया के अधिकांश हिस्से ने भुला दिया है। और क्रूरता रुकी नहीं है, ये एक विकराल रूप धारण कर चुकी है क्योंकि शिक्षा और आर्थिक बहिष्कार इस दुःस्वप्न का केवल एक हिस्सा है। महिलाएं जिस शारीरिक हिंसा का सामना करती हैं, व्यवस्थित, कानूनी, राज्य अनुमोदित हिंसा, वह कुछ ऐसा है जिसकी पश्चिमी दुनिया के अधिकांश लोग शायद ही कल्पना कर सकते हैं।
ईरान में हर साल लगभग 375 से 450 महिलाओं की उनके ही परिवारों द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसे अधिकारी उपेक्षा से ऑनर किलिंग कहते हैं। यह प्रतिदिन एक से अधिक महिला है, पिता, भाई, पति, चाचा और चचेरे भाइयों द्वारा गला घोंटकर, चाकू मारकर, गोली मारकर, पीटकर, आग लगाकर, इमारतों से फेंककर, जिन्होंने तय किया कि उसने किसी तरह परिवार के नाम पर शर्म लाई है। शर्मनाक क्या माना जाता है? सूची उतनी ही लंबी है जितनी बेतुकी। एक तयशुदा शादी से इनकार करना, तलाक मांगना, एक ऐसे पुरुष के साथ सार्वजनिक रूप से देखा जाना जो रक्त संबंधी न हो, मोबाइल फोन रखना, अपनी राय व्यक्त करना, बलात्कार या यौन उत्पीड़न का शिकार होना। हाँ, पीड़िता होना भी अपने आप में शर्मनाक माना जाता है। कभी कभी अपराध केवल एक अफवाह, एक संदेह या यह भावना होती है कि एक महिला ने अपनी सीमा लांघी है और अपराधी वे आजाद घूमते हैं। ईरानी कानून अभी भी ऑनर किलिंग के लिए स्पष्ट नरमी प्रदान करता है। यदि हत्यारा पीड़िता का पिता या दादा है तो सजा आमतौर पर हत्या के उचित आरोपों के बजाय केवल कुछ साल की कैद होती है। राज्य ने अनिवार्य रूप से महिलाओं और लड़कियों के परिवार अनुमोदित निष्पादन को कानूनी बना दिया है। इसने देश के हर पुरुष से कहा है, आपकी महिला रिश्तेदार आपकी संपत्ति हैं और यदि वे आपको अप्रसन्न करती हैं तो उनसे छुटकारा पाना आपका अधिकार है। 2022 में महसा अमीनी के विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से ईरान में स्त्री हत्या की दर में 60% की वृद्धि हुई है। 85% पीड़ितों की हत्या उनके अपने पतियों द्वारा की जाती है। इस्लामिक गणराज्य बिना किसी झिझक के दावा करता है कि वह महिलाओं की रक्षा करता है। इस बीच उसके कानून एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जहां उनकी हत्या करने पर वस्तुतः कोई परिणाम नहीं होता। पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी उतना ही निंदनीय है। 1980 के दशक में सैन्य तानाशाह जिया उल हक के तहत लागू कुख्यात हुदूद अध्यादेशों में बलात्कार का दावा करने वाली महिला को अपने मामले को साबित करने के लिए 4 वयस्क मुस्लिम पुरुष चश्मदीद गवाह पेश करने पड़ते थे। 4 गवाह अपने ही बलात्कार के लिए। यदि वह उस असंभव मानक को पूरा करने में विफल रहती, जैसा कि वस्तुतः हर पीड़िता होती, तो उसे खुद व्यभिचार या अवैध यौन संबंध के लिए मुकदमा चलाने का जोखिम होता। पीड़िता अपराधी बन जाती थी, बलात्कारी बेदाग बच जाता था। यमन और अरब प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में विवाह के लिए प्रभावी रूप से कोई न्यूनतम आयु कानून नहीं है। 8 या 9 साल की उम्र की लड़कियों की शादी और नियमित रूप से की जाती है, अपनी उम्र के 3, 4, 5 गुना बड़े पुरुषों से कर दी जाती है। उनके छोटे शरीर शादी या बच्चे को जन्म देने के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। उनके दिमाग किसी भी बात के लिए सहमति देने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी राय मायने नहीं रखती। उनकी सहमति अप्रासंगिक है। वे लेन देन का हिस्सा हैं, इंसान नहीं। और इस्लामी दुनिया के विशाल क्षेत्रों में कानूनी प्रणालियां स्वयं महिलाहीनता को दैवीय कानून के रूप में स्थापित करती हैं। अदालत में एक महिला की गवाही आधिकारिक तौर पर एक पुरुष की आधी के बराबर होती है। उसकी विरासत का हिस्सा आधा होता है। यात्रा करने, काम करने, शादी करने, तलाक लेने या अपने लिए चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने की उसकी स्वतंत्रता के लिए पुरुष की अनुमति आवश्यक होती है। वह किसी भी सार्थक अर्थ में नागरिक नहीं है, वह एक धड़कन वाली संपत्ति है। तो यहां वह सवाल है जिसका जवाब इन प्रणालियों का बचाव करने वाले हर व्यक्ति को देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। उस समाज का क्या होता है जो अपनी ही माताओं को आतंकित करता है, अपनी ही बेटियों को पीटता है और अपनी ही बहनों की हत्या करता है? क्या होता है जब आधी आबादी लगातार डर में जीती है? जवाब क्रूर और अपरिहार्य है। वह समाज बिखरना शुरू हो जाता है। यह अटकलबाजी या पश्चिमी उपदेश नहीं है, यह प्रलेखित, सहकर्मी समीक्षित, गहन शोधित तथ्य है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, संयुक्त राष्ट्र और दर्जनों अकादमिक संस्थानों के अध्ययनों ने लैंगिक असमानता और सामाजिक अस्थिरता के बीच सीधा, मापने योग्य संबंध पाया है। यह संबंध सुसंगत और पूर्वानुमानित है। असमानता जितनी अधिक होगी, आंतरिक संघर्ष, राजनीतिक हिंसा और अंततः राज्य की विफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह सूत्र महाद्वीपों, संस्कृतियों और सदियों तक कायम रहता है। जो समाज व्यवस्थित रूप से महिलाओं का दमन करते हैं, वे अधिक सत्तावादी, अधिक भ्रष्ट, अधिक हिंसक और अधिक नाजुक हो जाते हैं। वे शांतिपूर्ण ढंग से विवादों को सुलझाने में बदतर होते हैं। वे गृह युद्ध के प्रति अधिक प्रवृत्त होते हैं।
उनके पतन की संभावना अधिक होती है। अब उन देशों को देखें जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार सबसे खराब रैंक पर हैं। अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, सीरिया, सूडान। अब उन देशों को देखें जो युद्ध, अकाल, उग्रवाद और राज्य की विफलता से सबसे ज्यादा तबाह हुए हैं। यह वही सूची है। यह कोई संयोग नहीं है, यह कारण है। जब आप अपने आधे सदस्यों के व्यवस्थित दमन पर एक समाज का निर्माण करते हैं, तो आप रेत पर निर्माण कर रहे होते हैं। आप आक्रोश, निराशा और क्रोध का एक प्रेशर कुकर बना रहे हैं जो अंततः फट जाएगा। आप हिंसा को नियंत्रण के एक वैध उपकरण के रूप में सामान्य कर रहे हैं, और एक बार जब परिवारों के भीतर हिंसा सामान्य हो जाती है तो यह समुदायों में, राजनीति में, हर चीज में बाहर फैल जाती है। ईरान ने सितंबर 2022 से इसकी शानदार तरीके से पुष्टि की है। जब महसा अमीनी तेहरान के उस डिटेंशन सेंटर में मरी, उन पुरुषों द्वारा मार दी गई जिनका काम कथित तौर पर नैतिकता लागू करना था, तो विस्फोट किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी और ताकत से हुआ। घंटों के भीतर तेहरान में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। कुछ ही दिनों में वे दर्जनों शहरों में फैल गए। युवा महिलाओं ने कारों पर खड़े होकर अपने हिजाब जलाए और भीड़ ने उनका उत्साह बढ़ाया। छात्रों ने महिला जीवन स्वतंत्रता के नारे लगाते हुए विश्वविद्यालय परिसरों में मार्च किया। मजदूरों ने हड़ताल की। दुकानदारों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी दुकानें बंद कर दी। महीनों तक इस्लामिक गणराज्य ने 1969 की क्रांति के बाद से, जिसने इसे जन्म दिया था, अपनी सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन हर प्रांत, हर वर्ग, हर जातीय समूह तक पहुंचे। यह कोई सीमांत आंदोलन नहीं था। यह शासन द्वारा दर्शाई गई हर चीज के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह था, और शासन की प्रतिक्रिया ने ठीक वही उजागर किया जो वह वास्तव में है। संयुक्त राष्ट्र के ईरान पर तथ्यान्वेषी मिशन के अनुसार अगले महीनों में सुरक्षा बलों ने कम से कम 501 प्रदर्शनकारियों को मार डाला, जिनमें 39 महिलाएं और 68 बच्चे शामिल थे। उन्होंने निहत्थे नागरिकों के खिलाफ असॉल्ट राइफलें, शॉटगन और असलहा इस्तेमाल किया। उन्होंने 22,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बंदियों को व्यवस्थित रूप से इतनी भयावह तरीकों से यातना दी कि उनका विस्तार से वर्णन करना भी मुश्किल है। उन्होंने कैदियों, पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ बलात्कार किया, इसे डराने और दंडित करने के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने युवा पुरुषों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी, क्रेनों को फांसी के फंदों में बदल दिया, ताकि प्रतिरोध पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को चेतावनी मिल सके। और फिर भी अवज्ञा की भावना जीवित है। ईरान में महिलाएं सार्वजनिक रूप से बिना नकाब के चलना जारी रखे हुए हैं। नैतिकता पुलिस को उन्हें रोकने की चुनौती दे रही है। भूमिगत नेटवर्क प्रतिरोध के वीडियो साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, हालांकि धीरे और अपूर्ण रूप से। शासन ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, एआई निगरानी प्रणालियों और नाजिर नामक एक मोबाइल ऐप, जिसका अर्थ है पर्यवेक्षक पाई, को तैनात किया है, जो नागरिकों को उन महिलाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो ड्रेस कोड का उल्लंघन करती हैं। लेकिन हर उस महिला के लिए जिसे वे गिरफ्तार करते हैं, अन्य लोग पालन करने से इनकार करते हैं। इस्लामिक गणराज्य ने महिलाओं को अधीन करने की एक विस्तृत प्रणाली बनाने में 45 साल बिताए। अब वह प्रणाली ईरान को अंदर से ही तोड़ रही है। वैधता खत्म हो गई है, डर फीका पड़ रहा है, और अगला विस्फोट होगा या नहीं का सवाल नहीं है, यह बस कब होगा का सवाल है। लेकिन यहां वह मोड़ है जो कट्टरपंथियों, कानून लागू करने वालों, नैतिकता पुलिस और तालिबान लड़ाकों ने कभी नहीं देखा था। जिन महिलाओं को उन्होंने इतनी बेताबी से चुप कराने की कोशिश की, जिन दिमागों को उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की, जिन आत्माओं को उन्होंने कुचलने की कोशिश की, वे पलटवार कर रही हैं और वे जीत रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा महिला शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद भूमिगत स्कूल देश भर में आग की तरह फैल गए हैं। बहादुर महिलाएं लड़कियों को गुप्त रूप से पढ़ाने के लिए कारावास, यातना और मौत का जोखिम उठाती हैं। तहखानों में, पीछे के कमरों में, ताले लगे दरवाजों के पीछे, जिनके बाहर निगरानी के लिए लोग तैनात होते हैं। उन्हें पता है कि पकड़े जाने पर क्या होगा, फिर भी वे ऐसा करती हैं, क्योंकि वे कुछ ऐसा समझती हैं जो तालिबान कभी नहीं समझेगा। आप किताबें जलाकर किसी विचार को नहीं मार सकते। ईरान में महिलाओं की एक नई पीढ़ी बस आज्ञा मानने से इनकार करती है। वे बिना हिजाब के शॉपिंग मॉल में घूमते हुए अपने वीडियो पोस्ट करती हैं। वे सार्वजनिक चौराहों पर नाचती हैं।
वे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए एक दूसरे को संगठित करती हैं, जोड़ती हैं और समर्थन करती हैं।